जय श्री कृष्णा गाइस। आपकी बेटी तो आपकी है ही, जीत तो तब है जब बहू कहे कि ये सास ससुर ही मेरे माता पिता हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बहू ने सास ससुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जब बहू ने अपनी माँ के साथ मिलकर बूढ़े सास ससुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर धक्के मारकर घर से निकाला तो ससुर ने किया ऐसा हाल कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। अरे उस बुढ़िया को पकड़ो, चोरनी कहीं की। बुढ़िया यहाँ खाना बनाने आई थी या चोरी करने? पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता है। अरे पता नहीं और कितना दिन तक जिंदा रह लेगी ये बुढ़िया, जिसने इस उम्र में भी चोरी करनी नहीं छोड़ी। कहते हुए शादी के समारोह में एक रिश्तेदार ने पार्वती जी के हाथ से खाना की पोटली को खींचते हुए उन्हें गालियां देते हुए लोगों को आवाज दे रहा था कि इस बुढ़िया की करतूत तो देखो, और दोनों को छीना झपटी में वह सारा खाना जमीन पर गिर गया, जबकि उस पोटली में केवल दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी ही थी। पार्वती जी ने कोई 56 भोग भी नहीं रखा था उस पोटली में। तभी रतन, जिनकी बेटी की शादी का समारोह हो रहा था, वह भी वहां पहुंच गया। उन्होंने जब देखा पार्वती जी खाना लेकर जा रही हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और खाना में केवल सादा दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी। उन्होंने खाने को बड़े ध्यान से देखा तो सोचने लगे कि आखिर ये औरत सिर्फ सादा खाना ही लेकर क्यों जा रही थी, वो भी छुपाकर, जबकि यहाँ तो एक से बढ़कर एक नई डिश बनी हुई है। हो ना हो जरूर ये मजबूरी की मारी है। रतन जी सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है, क्योंकि उनका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तब उसे याद आया कि अरे ये तो पार्वती काकी हैं, उनके पड़ोस में ही रहती थी। जब काकी की शादी होकर आई थी तब रतन बहुत छोटा था, लेकिन रोजी रोटी कमाने के चक्कर में वे सब गांव से शहर गए तो वहीं के होकर रह गए थे। लेकिन कई दिनों बाद भी अपने दिल के करीबी से मिलने पर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। रतन तो छोटा से बड़ा हो गया, इसलिए काकी ने नहीं पहचाना, लेकिन जब रतन ने अपने दिमाग में जोर डाला तो उसने उन्हें पहचान लिया। वह उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे ये तो पार्वती काकी हैं, जो कि किसी समय में अपने इलाके के सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी, जहां 10-10 नौकर 24 घंटे खाना खाकर पड़े रहते थे। और रतन पार्वती जी को बचपन से जानते थे कि वह कितनी दयालु और सबकी लोकप्रिय मुखिया हुआ करती थीं, जिनका निर्णय सर आंखों पर हुआ करता था। लेकिन उनकी ऐसी दुर्दशा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह काम कर रहे एक सहयोगी से कहकर उनके लिए फिर से दाल चावल और सब्जी परोसकर मंगवाई और सम्मानपूर्वक उन्हें दिलवा दिया। दरअसल पार्वती जी उस शादी समारोह में कैटरर राजू के साथ सब्जी काटने और खाना बनाने में मदद करने के लिए मजदूर के रूप में वहां गई हुई थीं। लेकिन उन्हें कुछ याद आते ही उन्होंने वैसी हरकत की थी। जब ये बात राजू को पता चली तो उसने उन्हें खूब डांटा, लेकिन रतन ने उसे समझाते हुए कहा, भाई कोई बात नहीं, जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें क्यों डांट रहे हो। रतन और भी कुछ कहने की वाले थे कि, लेकिन किसी ने उन्हें आवाज लगाई तो वे अंदर चले गए। थोड़ी देर में पार्वती जी अपनी गर्दन झुकाए, चेहरे को अपने पल्लू से ढके, आंखें नीचे किए चुपचाप वहीं पहुंच गईं जहां अन्य मजदूर सब्जी काट रहे थे। सभी लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन राजू ने उन्हें और जलील करना उचित नहीं समझा और उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उस दिन का सारा काम निपटाकर पार्वती जी ने भी सभी लोगों के साथ भरपेट खाना खाया और राजू के कहने से थोड़ा सा खाना फिर से लेकर चली गई। रतन भी अपनी बेटी की शादी में इतना व्यस्त हो गया
कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे बाद में पार्वती जी से इत्मीनान के साथ मिलकर बातें करनी थी। लेकिन जब तक उसके घर के समारोह होते रहे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जब तक पार्वती वहां से जा चुकी थी। राजू भी अपना सारा सामान लेकर जाने लगा। तभी रतन को अचानक याद आया कि अरे, पार्वती काकी भी तो उस दिन आई हुई थी। मैंने सोचा था कि उनसे बाद में बात करूंगा, लेकिन उनसे बात ही नहीं कर पाया। क्यों ना इससे इनका एड्रेस पूछ लिया जाए, आखिर क्या हुआ है उनके साथ, ये तो पता लगाया ही जाए। वह दौड़कर राजू के पास गया और उससे पूछा तो वह बोला, साहब, मुझे नहीं मालूम वह बुढ़िया कहाँ रहती है। उसे जब जब काम की जरूरत होती है वह सिंगल के पास आकर बैठ जाती है, और मैं उसे वहीं से काम पर ले आता हूँ। फिर वह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है मुझे नहीं पता। रतन बोला, भाई, वह जब भी मिले मुझे जरूर मिलवाना। राजू बोला, क्यों साहब, वह कोई खास है क्या? रतन ने उससे कहा, अब तुझे क्या बताऊं भाई कि वह खास से भी ज्यादा खास हैं। तो फिर आपने उस दिन क्यों कुछ नहीं कहा उनसे? राजू ने कहा, अरे, सबके सामने उन्हें काकी कहकर संबोधित कर देता और मेरी रिश्तेदारी बता देता तो वह तो शर्म के मारे मर ही जाती भाई, क्योंकि वह बहुत ही इज्जतदार और कूलिंग परिवार से संबंध रखती हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? राजू ने कहा। हाँ भाई, तुझे यकीन नहीं होता तो सुन, उनका नाम पार्वती है। हम उन्हें पार्वती काकी कहकर पुकारते थे। वे अपने समय के सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी। वह बहुत ही दयालु किस्म की महिला थी नहीं बल्कि हैं। अभी भी वह बहुत ही दयालु हैं। राजू बोला, हाँ साहब, यह बात तो आपने सही कही। वो अम्मा जब जब काम पर आती हैं वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार बनता है कि लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। और हमारे मजदूरों के बीच भी कभी भी खटपट नहीं होती। इधर पार्वती जी के पति सूबेदार महेंद्र जी, जो कि अब नाम के ही सूबेदार रह गए थे, वे एक खंडरनुमा मकान में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। पार्वती जी उनके पास थोड़ा सा खाना रखकर उनके लिए दवाई लेने गई हुई थी। उसी समय उन्हें खांसी इतनी जोरों की आई कि वे उस खांसी के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चारों हाथ पैर को छटपटाने लगे, जिसके कारण उनके पास रखा हुआ खाना भी नीचे गिरकर फैल गया, जो खाने लायक नहीं रह गया। जब पार्वती जी दवाई लेकर वापस आई तो देखा महेंद्र जी बेहोश पड़े हुए हैं और उनके आसपास रखा सामान बिखरा हुआ है। तो वह बहुत घबरा गई। वह बदहवासी रोती हुई ऑटो रिक्शा के लिए सड़क की ओर भागी ताकि अपने पति को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जा सके। तभी इत्तेफाक से रतन अपनी कार से उसी तरफ किसी काम से जा रहा था। पार्वती जी को इतना भी ध्यान नहीं था कि सामने से कार आ रही है। वह रतन की कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने कार रोकी और पार्वती जी के ऊपर चिल्लाने लगा, ए बुढ़िया, तुझे मरना है क्या? और अगर मरना भी है तो मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी। चल हट बुढ़िया यहाँ से। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सच में चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर गाड़ी। कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगाई। तभी रतन ने देखा कि वह बुढ़िया कपकपाए हाथों से रोती हुई माफी मांग रही है, तो उसे उन पर दया आ गई। जब वह पास जाकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह पार्वती जी को पहचान गया। उसने उनका हाथ पकड़ा और सड़क के किनारे ले जाकर शांति से बैठाया और बोला, अरे पार्वती काकी, आप? क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पड़ोस में रहने वाला रतन हूँ। मेरी माँ का नाम आशा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप दोनों तो एकदम पक्की सहेली थी ना? अब कुछ याद आया आपको? पार्वती जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला।
तब उन्हें याद आया कि ये वही रतन है जो उनके बेटे जय और विजय के साथ खेला करता था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को जितना प्यार दिया था उतना ही प्यार रतन को भी दिया था। शायद उसी का परिणाम था जो रतन उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिला था। जब रतन ने उनकी ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने अपनी कसम दी तब पार्वती जी ने बताया, बेटा, छोटा बेटा विजय तो विदेश में सेटल हो गया है। उसने वहीं अपना घर परिवार बसा लिया है, इसलिए हम लोग बड़े बेटे जय के साथ ही रह रहे थे। लेकिन बड़ी बहू राखी बहू नहीं बल्कि कसाई निकली। वह हमारे बेटे के रहते हुए तो हमें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जैसे ही जय अपनी ड्यूटी पर जाता या किसी काम से घर से बाहर जाता तो वह हम दोनों को इतना परेशान करती कि हमारा जीना दूभर हो जाता। वह ऐसा सब इसलिए कर पाती क्योंकि उसकी माँ बिमला जी उनका साथ जो देती थी। वह हर एक बात के लिए उसे उकसाती थी कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तभी तू उस घर की महारानी बनकर रह सकती है, वरना तेरी सास तुझे नौकरानी बनाकर रख देगी। बहू भी उसी की बातों में आकर हम दोनों बुजुर्गों पर अत्याचार करने में एक सेकंड भी नहीं सोचती थी। जैसे ही सुबह होती बहू मुझे घर के काम में लगा देती। वैसे ही जय के पिता जी को बाहर से दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना, गार्डन की साफ सफाई सारे काम करवाती। और अगर हम दोनों में से एक की भी तबीयत खराब हो जाती तो वह हमें काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बनाने का इल्जाम लगाती और कामचोर कहकर और भी ज़्यादा काम करवाती। और अगर हमने थोड़ी सी भी ना नुकुर की तो वह हाथ भी उठा देती और धमकी देती कि अगर जय को बताया तो खाना पीना तो बंद कर ही देगी और वह इस घर में भी नहीं रहने देगी। हम दोनों बूढ़े हो चुके थे, इसलिए डरते थे कि अब इस उम्र में आखिर कहाँ जाएंगे, इसलिए जैसे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन जय को ऑफिस की तरफ से किसी काम के सिलसिले से विदेश जाना था और वह 2 महीने बाद ही वापस आने वाला था। तो उसने मिठाई का डिब्बा लेकर सबसे पहले हमारे हाथ में थमाया और कहा, माँ, पिताजी, आपके बेटे का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन 2 महीनों के लिए विदेश जाना होगा। उसके बाद वापस आते ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाएगी। माँ, फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। माँ, पिताजी, आप दोनों खुश तो हैं ना? हम दोनों बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर दुखी तो हुए, लेकिन उसकी तरक्की में बाधा हम कैसे बन सकते थे। इसलिए हमने उसे खुशी खुशी विदेश जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। हमारा बेटा अभी भी विदेश में ही है, लेकिन बहू ने बेटे के जाते ही इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया। कहते हुए पार्वती जी फपक कर रोने लगी। तभी रतन ने कहा, अरे काकी, आप रोइए मत। और काका कहाँ हैं? जब आपका बेटा आपके पास है, आपके दोनों बेटे विदेश में हैं, तो क्या हुआ, ये तीसरा बेटा है ना आपके पास। अब ये समझ लीजिए कि आप लोगों के दुख के दिन खत्म। आगे बताइए कि भाभी ने आपके साथ और क्या किया। तभी पार्वती जी बोली, बेटा, बहू ने घर की काम वाली को हटा दिया। सुबह सुबह मुझसे घर के सारे काम करवाती और मैं अपने ही घर के काम करने में कैसी शर्म करके खुशी खुशी कर भी रही थी। लेकिन तेरे काका की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। जब जय घर में था तभी से खांसी आ रही थी। उसने अपने पिताजी के इलाज के लिए कहा भी, लेकिन बहू ने कहा, अरे, आपको बाबूजी के इलाज के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ बाबूजी और माँ जी की। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या?
क्या ये सिर्फ आपके ही माँ बाबूजी हैं? और हमें धमकी दे रखी थी कि अगर हमने मुंह भी खोला तो वह हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। इसलिए हम लोग डर के कारण जैसे कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके सामने खुश रहने का नाटक करने लगे। एक दिन बहू ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर घर में किटी पार्टी रखी थी, जिसमें उसकी माँ और बहन भी आई हुई थी। तेरे काका को बहू ने कहा था कि वे अपने कमरे से ना निकलें और मुझे रसोई में उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए लगा दिया। मैं नाश्ता बनाने में लगी रही और उधर तेरे काका को इतनी खांसी आई कि उन्हें उल्टियां होने लगीं और वे पानी मांगने के लिए बाहर निकल गए और थोड़ी उल्टी बाहर भी हो गई। अब क्या हुआ था, बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से से आंखों के इशारों में मुझे अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पकड़कर अंदर ले गई, उन्हें पानी दिया और उनकी उल्टी को साफ किया। उसकी सभी सहेलियां ने कान सिकोड़ने लगी, नाक सिकोड़ने लगी। किसी ने कहा, छी छी रंजना, तू इन गंवारों के साथ कैसे रह लेती है। किसी ने कहा, अरे यार, ये लोग तो नौकर रखने लायक भी नहीं हैं, फिर तू इन्हें क्यों झेल रही है। किसी ने कहा, यार मैं तो ऐसे लोगों को 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी किसी ने कहा, यार राखी, आखिर ये लोग कौन हैं जो तू इन्हें अपने सर पर बैठा कर रखी है। तभी बहू ने कहा, यार ये लोग मेरे पति के गांव के लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, इसलिए मेरे पति ने इन पर तरस खाकर नौकर के रूप में काम पर रख लिया है, लेकिन बस अब और नहीं। लेकिन तुम लोग इन गंवारों के कारण अपना मूड खराब मत करो यार, चलो अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। कहते हुए बहू ने सभी के साथ उस दिन की पार्टी एंजॉय तो की, लेकिन पार्टी खत्म होते ही वो मुझसे बोली, ए बुढ़िया, चल उठ और सारे बर्तन साफ कर। और इधर तेरे काका की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि उन्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने भी कह दिया, बहू तेरे बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है और तुझे सिर्फ काम की ही पड़ी है, काम तो बाद में भी हो जाएगा। बहू चलो पहले तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर चलते हैं, इनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई है, थोड़ी तो दया कर बहू। मैं बहू के सामने हाथ जोड़े मिन्नतें करती रही, लेकिन पत्थर दिल बहू मुझ पर दया करने की बजाय मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगी और कहने लगी, कामचोर कहीं की, बूढ़े ने ज्यादा खा लिया होगा तो उसने उल्टी कर दी और तू बूढ़े की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम से बचना चाहती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों की चालाकी को। कहते हुए बहू ने मुझसे सारे बर्तन साफ करने के लिए कहकर मेरे हाँ कहने पर ही मेरे बाल छोड़े। मैं रोती रही और सारे बर्तन साफ करती रही, और जब फिर से सारे घर की साफ सफाई करने के लिए बोली, तब तेरे काका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू कुछ तो रहम कर अपने बूढ़ी सास ससुर पर, मुझे अस्पताल लेकर चलो बहू, वाकई मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी बहू की माँ बोली, देख बेटी, अभी तो दामाद जी भी घर पर नहीं है और तू कहाँ से पैसे लाएगी इन बूढ़े बुढ़िया के इलाज के लिए। ऐसा कर, इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, तेरी बला से कहीं भी जाएं और कहीं भी मरें। तुम्हें क्या, दामाद जी आएंगे तो कह देना इन दोनों ने तुझसे झगड़ा करके घर से सोना चांदी और सारे रुपए पैसे चोरी करके रात के अंधेरे में कहाँ चले गए तुझे पता ही नहीं चला। तभी बहू की बहन बोली, हाँ दीदी, ये सही आइडिया दिया मम्मी ने, और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या था, बहू भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उसने भी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर हम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बाहर ठंड अधिक होने के कारण तेरे काका की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने एक रिक्शे को रुकवाकर तेरे काका को उसमें बैठाया और सरकारी अस्पताल में ले गई।
वहां जाकर पता चला कि उन्हें टीबी और शुगर हो गया है। शुगर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है बेटा। सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है सुमित, जिन्हें तेरे काका ने बचपन में पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे, जिसकी बदौलत ही वह पढ़ाई में आगे बढ़ पाया था। वह भी तेरे काका को तुरंत ही पहचान गया, इसलिए उस डॉक्टर ने उनका इतना अच्छा इलाज किया। अब वो बहुत हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन भूख पर अभी भी काबू नहीं है बेटा, और हमारी आय का कोई साधन नहीं है कि मैं उन्हें समय समय पर पौष्टिक खाना दे सकूं। रतन ने कहा, तो काकी, डॉक्टर सुमित ने आप लोगों की इलाज के अलावा और कोई सहायता नहीं की? बेटा, सुमित तो कह रहा था कि हम उसके घर पर ही जाकर रहें, लेकिन फिर काका की खुददारी ने रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर सुमित ने कहा है कि हमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसे बताए, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह सब तो हम तुझे भी नहीं बताने वाले थे, लेकिन नसीब को ये मंजूर था, इसलिए शायद तेरे सामने ये सब बात खुल गई, वरना हमारी उम्र ही कितनी बची है। अब हमें अभी भी मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है बेटा। रतन थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, काकी, आप मेरी कार में बैठें और काका कहाँ हैं, मुझे वहीं लेकर चलिए। तभी पार्वती जी ने कहा, एक टूटे फूटे खंडर हो चुके मकान के पास उन्हें लेकर गई, जहां उनके पति सूबेदार महेंद्र जी दर्द से करा रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह खांस भी नहीं पा रहे थे। रतन ने जब उनकी हालत देखी तो अपने आंसू रोक ही नहीं पाया। उसने उन्हें जल्दी से उठाया और फिर से उस डॉक्टर सुमित ठाकुर को फोन लगाया और उनकी तबीयत के बारे में बताया। तो डॉक्टर सुमित ठाकुर भी बिना देरी किए उनके इलाज के लिए तैयार हो गया। रतन ने डॉक्टर ठाकुर को भी उनकी हालत के बारे में बता दिया। तभी दोनों ने मिलकर उनके लिए रहने की व्यवस्था की। अब दोनों ने मिलकर महेंद्र जी की इतनी सेवा की कि वे बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। आप तो महेंद्र जी ने डॉक्टर साहब और रतन दोनों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे कुछ काम करना चाहते हैं ताकि वे अपने और अपनी पत्नी का पेट भर सकें। उसकी बातों को सुनकर उन दोनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रह गई है। आपके बेटे ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? हम दोनों आपके बेटे आपकी दो भुजाओं के समान हैं। आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन महेंद्र जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे विचारों और तुम्हारे प्यार से सराबोर प्रस्ताव का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम भी सोचो, जो इंसान जीवन भर काम करके खाया हो और वह अभी से आराम फरमाए तो बताओ उसके हाथ पैर जाम नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए छोटे मोटे काम ढूंढो। तब मजबूरन रतन ने अपने पास ही उन्हें काम पर रख लिया। रतन उस शहर का जाना माना व्यापारी था, इसलिए उसने एक शोरूम का पूरा हिसाब किताब और लेन देन देखने के लिए उनको दे दिया। बाकी और अन्य कामों के लिए सुपरवाइजर और भी अन्य वर्कर रखे हुए थे। महेंद्र जी अनुभवी व्यक्ति थे। उनके अनुभव से वह शोरूम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि रतन की सारी प्रॉपर्टी में से सबसे कीमती और नंबर 1 पोजीशन में वही शोरूम हो गया। उस शोरूम का नाम बच्चा बच्चा जानता था। एक दिन उस शोरूम में बम्पर ऑफर निकल आया, इसलिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी चीजें थी सभी के दाम आधे कर दिए गए थे। उसी भीड़ में महेंद्र जी के बेटे बहू भी आए हुए थे, क्योंकि जब से उनकी बहू राखी ने उन्हें घर से बाहर निकाला था तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। जय की नौकरी छूट गई थी। अब राखी को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वे दोनों ऑफर के लालच में
कम दाम में कुछ अच्छा मिल जाए, इसलिए इतने बड़े शोरूम में आए हुए थे। बम्पर ऑफर शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की जानी थी और चीफ गेस्ट के हाथों फीता भी कटवाना था। लोग बड़े उत्साहित थे कि कौन है वह जो इतने बड़े शोरूम का फीता काटेगा। जब पूजा अर्चना की गई तब तो रतन और उसके परिवार के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की, लेकिन जब फीता काटने की बारी आई तो महेंद्र जी और पार्वती जी चमचमाती कार से उतरकर सीधे वहां पहुंचे जहां चीफ गेस्ट के आगमन का अनाउंसमेंट हो रहा था। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सभी ने उनका स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ किया। जय ने जब अपने पिताजी को नए कोट में और अपनी मां को चमचमाती सिल्क की साड़ी पहने हुए देखा तो उसकी आंखें तो चौंधिया गईं। वहीं राखी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उसके ही सास ससुर हैं, जो कुछ दिनों पहले ही फटे हाल थे। लेकिन आज उन्हें इस रूप में देखकर उसकी आंखों से सामने तो अंधेरा छाने लगा। जय ने लपक कर अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े समारोह में इस तरह मिलना उसे ठीक नहीं लगा और वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद महेंद्र जी को माइक दिया गया लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, ताकि उन्हें भी हौसला मिले। उन्होंने कहा, इंसान को किसी भी उम्र में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाता है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है तो वह हमेशा साफ रहता है, वहीं तालाब का पानी एक ही जगह पर स्थायी रहता है, जिसके कारण उस पानी से बदबू आने लगती है। इसलिए अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर देखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उनके इतना कहते ही फिर से एक बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब महेंद्र जी और पार्वती जी दोनों अपने केबिन में की ओर जाने लगे तो जय उनके पीछे पीछे दौड़कर जाने लगा और पिताजी पिताजी कहता हुआ चिल्लाने लगा। तभी उनके पीछे चल रहा उनका पर्सनल सेक्रेटरी बोला, अरे आप कौन हैं और किसे पिताजी पिताजी कहकर चिल्ला रहे हैं? तभी जय रोता हुआ बोला, जो साहब सामने सामने जा रहे हैं वही मेरे पिताजी हैं, प्लीज उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी पर्सनल सेक्रेटरी बोला, अच्छा पैसा वाला देखा नहीं कि आपको रिश्ते याद आ गए, चलिए जाइए यहाँ से, हो सकता है आपके पिताजी की शक्ल इनसे मिलती होगी, लेकिन ये आपके पिताजी नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है इनके बेटे तो हमारे मालिक रतन सर हैं और डॉक्टर सुमित सर हैं। रतन और सुमित नाम सुनकर जय दंग रह गया और उसने उस सेक्रेटरी का पैर पकड़कर बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, प्लीज आप एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी महेंद्र जी अपने सेक्रेटरी को पास में ना पाकर बेल बजाई तो वह दौड़कर उनके पास गया। महेंद्र जी बोले, कहाँ रह गए थे बेटा तुम? तब वो सेक्रेटरी ने बहुत सारी बातें बताई जो जय ने उससे कही थी। महेंद्र जी ने पार्वती जी की ओर देखकर आंखों के इशारे से पूछा, क्या करें पार्वती जी? पार्वती जी की ममता अब ज्यादा देर तक कठोर नहीं रह सकी, इसलिए वह पिघल गई और महेंद्र जी ने भी उन्हें मौन स्वीकृति दे ही दी, इशारे से हाँ कह दिया। जब दौड़कर आया और अपने पिता के कदमों में गिर गया, माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ पिताजी आप दोनों रात के अंधेरे में कहाँ चले गए थे और आपने सारे गहने रुपए पैसे चोरी करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है क्या? तभी पार्वती जी मारे क्रोध के अपने सीने से लगे अपने बेटे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह एक दीवार से जा टकराया।
फिर पार्वती जी ने कहा, अरे तुझे शर्म नहीं आई अपने जन्मदाता माँ बाप पर उंगली उठाते हुए, इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए? तेरे इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? और तुझ जैसे नमक हराम बच्चे को देखने से पहले हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गईं? अगर अपनी सलामती चाहता है तो तू यहाँ से अभी निकल जा, वरना गार्ड को बुलाकर मार मार कर बाहर निकलवाऊंगी कि शायद सांस लेने लायक और पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। माँ की ऐसी तीखी बातें सुनकर जय दंग रह गया। मतलब राखी ने उससे झूठ कहा था। तब उसने अपने माँ बाप को रो रो कर बताया कि वह 2 महीने बाद जैसे ही विदेश से आया, उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसके माँ बाप रात के अंधेरे में घर से जितना भी सोना चांदी रुपए पैसे रखे हुए थे, सारे धन को चुरा कर रातों रात कहीं गायब हो गए। उसे पता ही नहीं चला। बदनामी के डर से उसने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की। जय ने बताया कि पापा, जैसे ही मैं विदेश से वापस आ रहा था, मैंने वहां जितना भी काम किया था वह एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड था। वो पेन ड्राइव भी चोरी हो गई, जिसके कारण उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो उन्हें भरपेट खाने के लिए भी बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। तभी वहां रतन आ गया और जय से कहा, अरे तुम कौन हो भाई, और मेरे पिताजी के कैबिन में क्या कर रहे हो? जय बोला, रतन भाई, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं जय, तेरे बचपन का यार। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे यार। रतन बोला, हाँ यार, और तू आज बीवी आने के बाद दोस्त तो क्या माँ बाप को ही भूल गया? कहकर रतन ने जय को 2 थप्पड़ गाल पर जड़ दिए। तभी महेंद्र जी बोले, हाँ बेटा, ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, तब शायद हम लोगों को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती और नहीं हम लोग चोर कहलाते। इसने एक बार भी अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना ही ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में उसके माता पिता चोरी कर सकते हैं या कोई और। अब जय को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी की माँ और बहन नए नए गहने कहाँ से पहनती हैं। तब रतन ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और वह सारी बातें बताई कि किस तरह उसके माँ पिताजी को उसकी पत्नी ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और ये दोनों बुजुर्ग बीमारी की हालत में भी कितनी परेशानियों का सामना करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अब जय सारा माजरा समझ गया कि यह राखी उसकी माँ और उसकी बहन की चाल थी और उसे झूठ बोल दिया गया था। जय जब अपने पिता के केबिन में आ गया, तब राखी अपनी बहन और माँ के साथ थी। उसने जैसे ही अपने सास ससुर को इतने बड़े पोजीशन में देखा, तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और बहन वहीं पर लुढ़क गई। उसकी माँ बहन शॉपिंग करना छोड़कर उसे अस्पताल लेकर गई, तो डॉक्टर ने बताया उसे लकवा हो गया है, जिसके कारण वह बोल नहीं पा रही थी और ना ही वह हाथ पैर हिला पा रही थी। अब जय गुस्से से भरा घर गया तो देखा राखी घर पर नहीं है। उसने देर रात तक इंतजार किया। जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंची, तो उसने अपनी सासू माँ को फोन लगाया। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने राखी को अस्पताल में भर्ती कराया है और उसे लकवा हो गया है। जब जय अस्पताल पहुंचा, तो राखी सिर्फ आंसू बहा रही थी। वह नहीं बोल पा रही थी और ना ही हाथ पैर हिला पा रही थी। तभी जय ने इसकी सूचना अपनी माँ को दी। पार्वती जी अस्पताल पहुंची तो राखी अपराध बोध से ग्रसित सिर्फ आंसू बहा रही थी। पार्वती जी ने डॉक्टर सुमित को उसका इलाज करने के लिए कहा और वह जल्द ही ठीक हो गई। अब राखी अपने सास ससुर से उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। जय भी अपने माँ पिताजी को अपने साथ चलने के लिए
कहता रह गया, लेकिन वे दोनों उनके साथ नहीं गए। लेकिन हाँ, महेंद्र जी ने अपने बेटे जय को अपने शोरूम में मैनेजर के पद पर काम पर जरूर रख लिया, लेकिन रिश्ता ऐसा रखा सिर्फ एक मालिक और एक नौकर का। अब राखी को हमेशा आत्मग्लानि हो रही थी। वह कभी भी अपने सास ससुर से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी नजरें अब हमेशा झुकी ही रहती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।